Now, good morning to all. Dear students, आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 10th साइंस का पार्ट थर्ड। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम 2 पार्ट अपडेट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड ऑनवर्ड है, आपको पता है। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लें। हम टॉपिक टू टॉपिक हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको लगातार हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। तो आप एनसीईआरटी की बुक भी देखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच होती है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच हमने बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में आपको कई बार हमने बताया भी होगा डियर स्टूडेंट्स, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पावर को मेजर किया जाता है कि इस हाइड्रोजन पर कितना H प्लस आयन है, कितना OH नेगेटिव आयन है, इस चीज को मेजर किया जाता है। ये होती है पीएच। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है 7 to 7.8 pH तक नॉर्मली फंक्शन करती है। 7 से लेकर 7.8 pH तक हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। अगर पीएच इससे ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, किसी भी तरीके से बड़ी होती है, या तो 7 से कम हो जाती है पीएच या 7.8 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी इस पीएच पर काम नहीं करती है। बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे देह बॉडी का जो पीएच है 7 से लेकर 7.8 होना जरूरी है, इसके बीच में होना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे लेस देन 5.6 पीएच। अगर पानी, अब जानते हैं एसिड रेन के बारे में आपने सुना है, आपने ये भी सुना है कि जो ताजमहल की जो वाइटनिंग है वो कम क्यों हो रही है, ताजमहल की जो सफ़ेदी बहुत कम होती जा रही है, वो क्यों है। आपने सुना है कि एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्या है आपको सिंपली हम बताएंगे कि बरसात में जो शुरू की बारिशें होती हैं बरसात के सीज़न में या काफ़ी दिन में जब रेनिंग होती है तो वो एसिड रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच अगर उस वाटर का आप मेज़र करेंगे तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। पीएच के बारे में हमने आपको बताया था 1 to 7, 7 to 14। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा और 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिटी में आती है, एसिड्स में आती है। तो 5.6 जो है वो 7 से कम है, 1 और 7 के बीच में थी एसिड है। तो इस तरीके से 5.6 अगर पीएच है वाटर की या इससे कम पीएच है तो वो वाटर जो रेन के अंदर बरसा है उस तरीके की वो बारिश एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो इस तरीके से आप जानते हैं अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। इस तरीके की बारिश में आपको कभी भी बाथिंग नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। सीजन में जो फर्स्ट बारिश होती है, एक दो शुरुआत की जो रेनिंग होती है, बारिश होती है, और इसी तरीके से काफ़ी दिनों के बाद जब बारिश होती है तो उस बारिश में आपको नहाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा समय तक हो रही है तो शुरू के आप 10, 15, 20 मिनट तक अवॉइड करें, बचें, उसके बाद में आप नहा सकते हैं, क्योंकि वो एसिड रेन है हमारे पूरे शरीर पर बहुत साइड इफ़ेक्ट डालती है, बहुत नुकसान होता है शरीर पर। आपको तो पता, ताजमहल जैसी मॉन्यूमेंट्स जो हज़ारों सैकड़ों साल से खड़ी है उसको भी नुकसान हो रहा, तो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। फिश, अगर इस तरीके का पानी एसिड रेन हुई है, उसका पानी ऐसी जगह चला जाए जहाँ फिशेज हैं, यानी आप जानते हैं रिवर्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर, रिजर्वर के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ फिशेज होती हैं, अगर वहाँ चला जाए तो वो फिश मर जाती हैं। इतना खतरनाक पानी होता है एसिड रेन का। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में हमने देखा किस तरीके से पीएच वरी करता है। इसके बाद में हम जानेंगे बगीचे की जो पीएच होती है वो क्या है। हमारी जो मिट्टी की जो पीएच होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, हमें जानना है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है हमारे जो बगीचे की पीएच होती है वो 5 से लेकर 8 तक के बीच में वरी करती है। अलग अलग तरीके की सॉइल की पीएच अलग अलग तरीके की होती है, वो 5 से लेकर 8 तक वरी करती है। आप जानते हैं जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होती है, तो 7 के आसपास की पीएच वाली सॉइल जो है वो बेटर है प्लांट ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट्स आने के लिए, फल आने के लिए कंप्लीट वो जो सॉइल है 7 के लगभग में वो बेटर मानी जाती है। वैसे आमतौर से अगर पीएच देखें सॉइल की तो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी होती है, 6 हो सकती है, मैक्सिमम 8 भी होती है। इस तरीके की पीएच की अलग अलग सॉइल्स अलग अलग जगह हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं। पीएच का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या फंक्शन है। आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि पेट में तेजाब बन रहा, एसिडिटी हो रही है। ऐसा क्या है आपको बता दें, जब हम भोजन खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एसिड निकलता है, HCl निकलता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, या पेट से निकलने वाला एक अम्ल है HCl। ये एक ऑप्टिमम लेवल पर निकलता है। जब ये ऑप्टिमम लेवल पर निकलता है तो इसका कोई बॉडी के अंदर नुकसान नहीं है और भोजन को बहुत अच्छे से पचाता है। लेकिन कभी कभी बॉडी की एबनॉर्मलिटी की वजह से ये एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो जाता है HCl। तो उस तरीके से जब ये लिमिट से ज़्यादा निकल जाएगा तो पेट के अंदर एक इरिटेशन क्रिएट करेगा, पेन बनेगा, जलन बनेगी पेट के अंदर, तेज, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं तेजाब बनेगा। तो तेजाब बनेगा, एसिडिटी बनेगी, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन बनती है। तो इस तरीके से आपने जाना हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl का एक लेवल फिक्स होता है, उस लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर भोजन अच्छे से पचता है। अगर उससे ज़्यादा निकल जाए तो तेजाब बन जाता है, उसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चिड़चिड़ापन सा, बहुत ज़्यादा जलन होती है। उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास फिर हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती एंटासिड की, एसिड के खिलाफ काम करने वाली जो टैबलेट्स हैं, यानी हमें बेस लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का यूज़ करना पड़ेगा। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें एंटा एसिड की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरीके से एंटा एसिड नाम से बहुत सारी, जैसे रेंटिडिन है, इस तरीके की बहुत सारी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उनका प्रयोग करके इस HCl की जो कंसंट्रेशन उसको कम किया जाता है और तब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो इस तरीके से आपने जाना पीएच का हमारी बॉडी के अंदर कितना रोल है। पीएच कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम लेवल है तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। इस तरीके से आपने जाना कि पीएच का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच अगर चेंज हो जाए, अब जानते हैं हमारे बॉडी का जो पीएच है वो एक लिमिटेड है। अगर उसमें चेंजिंग हो जाए, पीएच की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे टूथ डिके यानी हमारे दांत सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे दांतों में आपने देखा है बहुत सारे, आपने देखा है दांत, किसी के दांत के अंदर कीड़ा लग जाता है, किसी के दांत टूटने लग जाता है, किसी का दांत टहलने लग जाता है, किसी का दांत पूरी तरीके से धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट कर देता है, किसी के दांत की जो वाइटनिंग है, सफ़ेदी है, वो धीरे धीरे दूसरे उसकी सफ़ेदी बहुत ही मतलब डिम पड़ जाती है, बहुत ब्लैकनिंग सी स्टार्ट हो जाती है, या येलो पीलापन सा शुरू हो जाता है दांत के अंदर, पीलिया का रोग भी लग जाता है। कई बार इस तरीके से बहुत सारे रोग लग जाते हैं हमारे दांत के अंदर। तो वो मुंह के अंदर उसका क्या कारण है, क्या कारण है हमारे दांत का डीके होने का, दांत के सड़ने का कारण क्या है, दांत खराब होने का, तो आज हम जानेंगे। आप जानते हैं अगर पीएच, माउथ की पीएच 5.5 से कम अगर पीएच हो जाए तो वो हमारे जो टूथ है, दांत है, उसके ऊपर चढ़ी हुई इनेमल की परत, आपको बताया जाता है स्टूडेंट, जैसे इस तरीके से हमारा
एक दांत है तो उसके ऊपर इनेमल की एक परत चढ़ी हुई है, इसके ऊपर एक वाइट इनेमल की परत चढ़ी होती है, उस परत का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की हार्ड एक वाइट इनेमल की परत चढ़ी होती है दांत के ऊपर, सभी दांतों के ऊपर चढ़ी होती है। वो क्या करती है, दांत की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया से, जितने भी पैथोजेंस हैं सबसे इसकी सुरक्षा करती है, प्लस में एसिडिटी बेसिसिटी से भी सुरक्षा करती है। बट क्या होता है, जब एसिडिटी 5.5 से कम होना स्टार्ट कर देती है तो जो इनेमल की परत है ये धीरे धीरे कोरोडेड होना, डैमेज होना, क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट कर देती है। और पीएच 5.5 से कम कब होती है ये जानना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं बॉडी के अंदर माउथ के अंदर हम खाना खाते हैं, हमने कोई सुगरी सब्सटेंस, स्वीटी सब्सटेंस, मीठा खाया, कोई भी मीठा खाया, भोजन खाया, खाने के बाद हमने मान लिया कुल्ला वगैरह नहीं किया तो कुछ पार्टिकल्स दांतों के अंदर फंस कर रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स, भोजन के पार्टिकल्स दांतों के अंदर फंस जाते हैं, कुछ मीठे सब्सटेंस दांतों के अंदर फंसे एज इट इज रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, जब वो सड़ते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी पीएच 5.5 से कम होती है तो वो दांत को सड़ाना स्टार्ट कर देती है, टूथ डिके स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे दांत की जो इनेमल है वो धीरे धीरे कोरोडेड होना स्टार्ट कर देती है, क्षय होना शुरू कर देती है, उसका जो वाइटनिंग है वो फीके फीके से कलर की पड़ जाती है, कई बार येलो पीलापन चढ़ जाता है, पायरिया लग जाता है, पीलापन एक परत चढ़ जाती है। तो इस तरीके से दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर बहुत वीकनिंग आ जाती है, पैथोजन अटैक कर देता है। जैसे ही इनेमल की परत खत्म हुई तो पैथोजन बीमारी के कीड़े अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनसे बचने के लिए हमें करना क्या है, उनसे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। जितने भी टूथपेस्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल वो सब बेसिक फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वो बेसिक फॉर्म में, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी हमारे माउथ के अंदर बन ही रहा है। बेसिक सब्सटेंस जब हम डालेंगे टूथब्रश करेंगे तो वो बेस है, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरीके से जो दांतों के ऊपर पीले कलर की परत चढ़ रही वो खत्म हो जाएगी, इनेमल के ऊपर जो भी इस तरीके का एसिड लगा हुआ है वो हट जाएगा, वाइटनिंग साफ हो जाएगा दांत, और दांत की प्रोटेक्शन बनी रहेगी लगातार। इस तरीके से पीएच का आपने देखा हमारे टूथ डिके में कितना बड़ा फंक्शन है, हम किस तरीके से अपने टूथ को, दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दिया कि टूथपेस्ट लगातार करिए, जिसके अंदर बेस है वो लगातार एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता रहेगा, और इस तरीके से हमारी दांतों की प्रोटेक्शन रहेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयरफेयर। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। हर जीव के अंदर एक बाय नेचर एक फोर्स है, वो अपना डिफेंस करता है। कोई भी जीव हो, छोटे से लेकर बड़ा जीव अपना डिफेंस करता है। अब जानते हैं स्नेक बाइटिंग करता है अपने आप को बचाने के लिए, मच्छर बाइटिंग करता है, अगर हनी बी की बात करेंगे शहद की मक्खी, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन करेगी, डिफेंस करेगी बाय स्टिंगिंग करके, डंक मार के। इस तरीके से हर जीव के अंदर डिफेंस करने का एक अलग अलग मोड है। तो ये स्टंग करेगी, हनी भी जो है स्टंग करेगी। स्टंग करने से क्या होगा, वो अपना एक केमिकल रिलीज करती है, अपने डंग के द्वारा केमिकल रिलीज करती है। उस डंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। जो मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, उसके डंग के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ एक इरिटेशन और पेन पैदा करेगा, पेन दर्द पैदा करेगी, इरिटेशन जलन पैदा करेगा, बॉडी के अंदर बहुत जलन महसूस होगी। तो उस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कि आपको बताया, बेकिंग सोडा, अगर मान लें मधुमक्खी ने आपको कहीं से खा लिया
तो बेकिंग सोडा, घर में जो सोडा डालते हैं ना ब्रेड बनाने के लिए, रोटी वगैरह बनाने के लिए जो सोडा डालते हैं, आप वो सोडा वहाँ पाउडर फॉर्म में रखिए। मान लीजिए यहाँ से डंक मार दिया तो आप यहाँ रखिए और उसको ऐसे रगड़िए इस पाउडर को उस जगह, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ये मिथेनोइक एसिड ये एसिड है और वो बेकिंग सोडा बेस होता है। तो एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी मधुमक्खी डंक मार दे, शहद की मक्खी, तो आप घर वाला जो सोडा आपके पास रखा है वो लगाइए, उसको लगातार रगड़िए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से सेल्फ डिफेंस करते हैं छोटे छोटे जीव अपने आप। ना हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मोर अबाउट साल्ट्स, लवण के संबंध में अधिक जानकारी, और हम लवण के बारे में जानेंगे। बेसिकली साल्ट्स क्या हैं। वैसे साल्ट्स से आप नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि साल्ट्स का मीन कॉमन साल्ट, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं, आप ज़्यादातर यही समझते हैं कि वही नमक होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें जिस तरीके का नमक खाने वाला होता है कॉमन साल्ट NaCl, उस तरीके से बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, अलग अलग जगह उनका यूजेस है। बहुत बड़ी वैरायटी है साल्ट्स की भी, जैसे एसिड बेस की ऐसे ही साल्ट्स की भी है। तो आज हम और जानेंगे। लैब के अंदर बहुत सारे साल्ट्स आप साल्ट्स की फॉर्म में, साल्ट्स का मतलब है जिस तरीके का साल्ट होता है सेम उसी फॉर्म में, अलग अलग कलर हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, तो वो साल्ट्स हैं। अभी हम NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड जो एक हमारे खाने का नमक होता है साधारण नमक, उसी के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखते हैं। हम और बताते लैब में आपको कौन कौन से साल्ट्स देखते हैं। चलिए, साल्ट्स की कौन कौन सी फैमिली, इनके pH क्या है, ये हम आपको बताएंगे। सोडियम क्लोराइड खाने वाला साधारण नमक, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। NaCl, ये इसका फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स के नेम, उनके केमिकल फॉर्मूला, उनकी pH याद होना जरूरी है। केंद्र एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन साल्ट, साधारण नमक घरों में यूज करते हैं ब्रेड रोटी बनाने में, वो है। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला K2SO4 है। इसका pH भी 7 है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेरस नाइट्रेट, FeNO3, फेरस नाइट्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है FeNO3। इसका pH 1.42, ये बहुत हाईली एसिडिक है वैसे, 1.42 इसके pH है। सोडियम फ्लोराइड की बात करेंगे। सोडियम फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaF, सोडियम फ्लोराइड NaF। तो सोडियम फ्लोराइड है, इसकी pH 6.68 है। इसके बाद में हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट है, इसका pH 3.75 होता है, 3.75। इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका pH 9 होता है, ये बेसिक होता है। हमने आपको बताया था 1 to 7, 7 to 14। अगर 1 to 7 के बीच में है तो वो चीज़ एसिड होगी, और 7 to 14 के बीच में है तो वो चीज़ बेस होगी, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये अम्ल का लेवल 1 to 7, 1 से 7, ये क्षार का लेवल 7 से 14, और ये 7 जो है वो न्यूट्रल उदासीन होता है। तो 9 सोडियम कार्बोनेट का pH 9 है, तो ये बेस है, क्षारक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका pH 6.98 है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। इसका pH मान 6 है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने जाना
कि बहुत सारे साल्ट्स, हमने 8 साल्ट्स बताए हैं। साल्ट्स की बहुत बड़ी वैरायटी है। आपको इनके ये बेसिक साल्ट्स हैं जो आपको लैब में अवेलेबल मिल जाएंगे। इनके केमिकल फार्मूला आपको याद होने ज़रूरी है, इनका पीएच मान याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएच मान भी पूछ सकते हैं किसी भी साल्ट का, उसका केमिकल फार्मूला पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से लैब में ये साल्ट्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं। ऐसे बहुत सारी वैरायटी है साल्ट्स की। तो आपने जाना, अगर आप लैब के अंदर देखेंगे बॉक्स के अंदर जिस तरीके का घर का साल्ट होता है, इसी फॉर्म में इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग कलर के साल्ट्स होते हैं। तो आप इनको लैब में देख सकते हैं। ये बेसिक साल्ट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने साल्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद है कि आपको इनके सब के नेम, केमिकल फॉर्मूला, पीएच याद रहेंगे ना। ये तो इस तरीके से नाउ हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को आप क्लियर करते चले। आपने एक नोट बुक बना ले, उसमें उतारते रहें। जो भी वीडियो आप देखें उसमें अपना रफ वर्क के तौर पर आप ये सारे कंटेंट उतार लें, और एक आप नोटबुक भी बना सकते हैं। आप फेयर रजिस्टर बना लो, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं सबको फेयर रजिस्टर में उतार लो, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ईजी होगा। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, शॉर्ट में आप समझेंगे तो आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसलिए आप अपना फेयर रजिस्टर भी बना सकते हैं, रफ में भी उतार सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।